अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन क्लेयरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। और इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 8वां मैच जारी है और इस वक्त रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मुल्तान सुल्तान्स की टीम शिकस्त के खतरे से दो चार है। 94 रन के स्कोर पर उसके 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और 228 रन का टारगेट जो उसे मिला है वो टारगेट बड़ा मुश्किल नजर आता है। आज जिस तरीके से टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग की पेशावर ज़ल्मी की टीम ने और उन्होंने जो बड़ा स्कोर बनाया उस स्कोर में बहुत से लोगों का हिस्सा था, लेकिन फील्डिंग का मयार इतना अच्छा नहीं रहा। अगर देखा जाए तो दोनों टीमों का, खास तौर पर जब मुल्तान सुल्तान्स की टीम फील्डिंग करी तो फील्डिंग का मयार वो नहीं रहा। लगता यह है कि जो एंडी फ्लावर के जाने के बाद मुल्तान सुल्तान्स की टीम में जो है वो कोचिंग की एक, जिसे कहना चाहिए कि फुकदान है। ये मुसलसल तीसरी शिकस्त होगी मुल्तान सुल्तान्स की। अब तक उसने कोई पॉइंट हासिल नहीं किया है और पेशावर ज़ल्मी के लिए रिलीफ। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि बाबर आजम आज भी आउट हुए और जिस अंदाज से 3 इनिंग्स में उन्होंने 3 रन स्कोर किए, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि उन पर प्रेशर है। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद का कहना है कि बाबर आजम को T20 टीम से ड्रॉप किया गया, उनसे कप्तानी ली गई और उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम अपने दोनों एक्सपर्ट से पूछेंगे कि ओपनर्स के होते हुए रिजवान ने भी इनिंग्स ओपन की और बाबर आजम ने भी इनिंग्स ओपन की। बहुत सारे सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ हर रोज की तरह मौजूद हैं हमारे पैनलिस्ट, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान जिन्होंने 10,000 से ज्यादा रन बनाए, वाहिद पाकिस्तानी बैट्समैन कि जिसने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 से ज्यादा रन स्कोर किए और इन्होंने हर मुल्क के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की टेस्ट क्रिकेट में। और फिर T20 क्रिकेट में इनके क्रेडिट पर 2009 का T20 वर्ल्ड कप है जो पाकिस्तानी टीम जीती इंग्लैंड में। यूनुस जिस अंदाज से कोचिंग भी करते रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बैटिंग कंसल्टेंट की हैसियत से रहे और अभी हाल ही में जो चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट खेला गया उसमें अफगानिस्तान की टीम के बैटिंग कंसल्टेंट थे। लेकिन कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा, तो चिराग तले अंधेरा, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब वही लोग देंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात चला रहे हैं। यूनुस खान के साथ मौजूद है खुर्रम मंजूर जो इस तपती गर्मी में भी आज भी एक ग्रेड 2 का मैच खेलने गए थे और पिछला मैच भी इन्होंने खेला, 33 रन स्कोर किए। और कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी है लेकिन खुर्रम मंजूर क्रिकेट खेल रहे हैं और दिन में क्रिकेट खेलते हैं। ये 2 शिफ्टों में काम करते हैं, दिन में ही क्रिकेट खेलते हैं और रात को ये हमारे साथ दूसरी शिफ्ट में एज एन एक्सपर्ट बैठते हैं। लेकिन इनके कमेंट्स बड़े ज़बरदस्त हैं और ये बाकायदा टेक्निकल चीज़ें कहते हैं और जिसे यूनुस खान भी एक्नॉलेज करते हैं और वो इनका नाम लेकर बोलते हैं कि खुर्रम ने ये बात कही थी और वो नबी की, जैसे मोहम्मद नबी की इन्होंने बात की थी तो मोहम्मद नबी को खिलाया गया, उन्होंने 4 ओवर में 7 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। तो हम अपने इन दोनों मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं यूनुस खान से। यूनुस, मुल्तान सुल्तान्स की टीम को किसकी नजर लग गई? मुल्तान सुल्तान ने 2021 का टूर्नामेंट जीता, फिर मुल्तान सुल्तान्स की टीम पिछले साल फाइनल में पहुंची, उससे पहले फाइनल में लाहौर कलंदर्स ने उसको हराया। क्या मुल्तान सुल्तान में कॉम्बिनेशन क्या सही नहीं बन रहा? आप क्या समझते हैं उनकी खराब कारकर्दगी की वजह? उनकी कॉम्बिनेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और आज तो थोड़ा कंफ्यूज भी लगे। अगर हमने देखें टेक्निकली तौर पे वो कंफ्यूज लगे हैं वो सारे, क्योंकि बॉल किसको करना है, किसको किस वक्त बॉलिंग करनी चाहिए। फिर बहुत सारी जैसे उनकी फील्डिंग ने उनको लेट डाउन किया, कैचेस ऐसे ऐसे टाइम पे ड्रॉप हुए और उसके बाद बैटर्स ने उसको कैच किया। अगर मैं जाऊँ, मैं थोड़ी सी डिटेल रखी हुई है, जो 5.1 ओवर में शाई होप्स ने एक कैच छोड़ा कि वो नो बॉल हो गई थी और हारिस उस वक्त अराउंड कुछ खेल रहे थे 23 पे, नो बॉल हो गया। लेकिन ये कि और बॉलर थे जी उस वक्त आकिफ जावेद। उसके बाद अगर मैं उनकी 3 ओवर ने 52 रन दिए हैं। उसके बाद दोबारा उनकी बॉल पे एक 8.4 ओवर पे फिर एक कैच ड्रॉप हुआ और कॉलिन कडमोर खेल रहे थे 38 रन पे और वही बॉलर थे उस्मान खान से एक कैच ड्रॉप हुआ। उसके बाद और वही वाली बात है कि 3 ओवर में उन्होंने को 50+ रन दिए हैं। उसके बाद अगर मैं थोड़ा आगे जाऊं तो फिर 16.4 ओवर पे फिर एक बड़ा क्रूशल कैच ड्रॉप हुआ जो कि माइकल ब्रेसवेल से हुआ, हालांकि बड़े अच्छे फील्डर है वो। और उस वक्त अब्दुल समद खेल रहे थे 13 रन पे। अगर मैं उनकी ग्रैंड टोटल की उनकी मैं बात करूं तो उन्होंने कुछ रन किए हुए 40 रन 14 बॉल पे और उबैद को जो है उबैद शाह को रन हुए 4 ओवर में 40।
एंड द एंड में तो हम ये देख रहे होते हैं कि उबैद को भी रन हो गए, आकिब जावेद को भी रन हो गए, लेकिन वजह लेकिन वजह फिर आज बाजू का था हमें नजर नहीं आ रही। तो ये वो जो कहते हैं ना कि ये रीजंस हैं जिसको आपने एड्रेस करना है। फिर एक और बात कि अगर मैं मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग की बात करूं तो कंफ्यूज वहां फिर जो लीडर नजर आए कि किसको किस वक्त बॉलिंग करानी है। लेकिन आपने एक्टिव तो रहना है, आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जहन में आपको पता होना चाहिए कि अगर मिर्जा इकबाल बेग बैटिंग करने आए हैं तो वो कौन से बॉलर हैं कि जो इनके खिलाफ मुश्किल डाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं उस वक्त जिस तरह उन्होंने उसामा मीर से जी उसामा मीर से मैं उन्होंने बॉलिंग की है, जबकि अगर PSL की मैं बात करूं, अच्छा इस पे भी उस्मान खान पे भी बात करेंगे इस वक्त, इसकी बहुत जरूरी है इस पे बात करनी। अगर मैं PSL की हिस्ट्री की थोड़ी बहुत बात कर लूं तो उसामा मीर ने उनको आउट किया हुआ, ऐसा नहीं है उनके खिलाफ उन्होंने कॉलिन कडमोर ने उनके खिलाफ स्ट्रगल किया है, लेकिन जब उन्होंने आज जहां बॉल पिच किया, मैं बॉलिंग कोच नहीं हूं, लेकिन जब मैंने उनके वैगन व्हील्स देखे तो बहुत फुल है और वो उनका आगे वो जो एक स्लॉक स्वीप खेलते हैं रेंज में उनकी बॉलिंग भी। तो ये वो जो कहते हैं ना कि छोटे-छोटे, जो मैं हमेशा एक बात करता हूं कि जो स्मॉल जो आपके पॉइंट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर हम एक बात करते हैं, यहाँ पे काफी दफा हमें उस्मान खान नजर आए हैं। आप मुझे एक बात बताएं, छुपाया जाए? नहीं, क्यों छुपाया जाए उनको? कीपर वो है क्या? कीपर है ना। रिजवान भी तो इस वक्त फील्डिंग कर रहे हैं। तो जब आपको पता है कि एक प्लेयर जो है वैसे ही स्ट्रगल कर रहा है, उसको अपनी, हम बार बार उनकी बात करेंगे, वो अपनी पोजीशन पे भी नहीं खेलता, वो आके नंबर 3 नंबर 4 खेल रहे होते हैं, और फिर आप वो उसकी फील्डिंग की वजह से उस पर और प्रेशर आता है, और फिर वो लकी रहा कि आज फिर रन करके बैठे हुए। अगर ऐसे, अब मुझे बताया आजम खान ने, ठीक है वो अलग हो जाएगा, लेकिन आजम खान को जब हमने फील्डिंग कराई तो उनको उसको तो एक्सपोज होना है ना, और फिर क्या होता है उसकी जो अपनी स्किल्स है उस पे भी इफेक्ट होता है। तो मेरे ख्याल से ये वो की पॉइंट्स हैं जो के एड्रेस होने वाले हैं। मैं रोजाना ये कहता हूँ ये एड्रेस होने वाले, आई होप के जल्दी से एड्रेस कर ले, नहीं ये ना हो मुल्तान सुल्तान जो प्ले ऑफ में भी नजर ठीक है। खुर्रम, बड़ी टेक्निकल बात की यूनुस ने कि तीसरा मैच आ रही है मुल्तान सुल्तान, और वजह क्या है? ना रिजवान ओपनिंग छोड़ते हैं, ना बाबर आजम की 3 इनिंग्स में 3 रन है टोटल, और आज 5 रन पर उनकी टीम के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, साइम अयूब जबरदस्त बैट्समैन और बाबर आजम, और उसके बावजूद 227 रन कर गए 7 विकेटों पर। रीजन क्या समझते हैं? क्या ओपनिंग कॉम्बिनेशन दोनों टीमों का दुरुस्त है, या आप समझते हैं, हालांकि ओपनर दोनों टीमों में मौजूद है, उधर उस्मान खान भी इनिंग्स ओपन करता है, इधर भी ओपनर मौजूद है, लेकिन क्या वजह क्या समझते हैं आप? सबसे पहले तो मैं शाहिद पे बात करूँ, ये इस मर्ज का मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या वजह, ऐसी क्या वजह दोस्त है, पहले भी आपने इसमें मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि ये क्यों खेल रहा है। उस्मान उसकी वजह से वन डाउन जा रहा है, कीपिंग में वो कैच छोड़ रहा है, सीधी पाँव के नीचे से उसने चौके करा दिए, इतनी गंदी कीपिंग, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, इतना कंफ्यूज हुआ है। रिजवान अपनी कीपिंग छोड़ के फील्डिंग में आ गया, उसके चक्कर में भाई कौन सा खजाना छुपा हुआ है उसमें से निकालना है आपने, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर टीम कॉम्बिनेशन में नहीं बैठ रहा आप उसको ड्रॉप करा दो, आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है। दूसरी बात ये कि जिस तरह आज स्टेप अप किया और हारिस ने जो काउंटर किया है मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग को, जबकि शुरू में 2 आउट हो गए बाबर आजम, और जिस तरह साइम की एक होप है सर्किल, अगर साइम खेल जाता है तो मैच एक तरफ कर देता है। हारिस ने आती छक्का मार दिया, आती उसने जो एक इम्पैक्ट डाला, आती इम्पैक्ट डाला, उसके बाद सडन बैकफुट पे हुए वो लोग और एक पैनिक बटन दबाए और फिर कैचेस गिरना शुरू हो गए। तो फिर वो बोलते हैं दिलेरो का समझते हैं कैच ड्रॉप होने की, लेकिन ये तो लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है, ये फील्डिंग में तो कोई है ही नहीं ना। लाइट्स का हमें डिस्कस करना चाहिए वैसे है ना। आप आंसर, सॉरी मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर, लाइट्स का भी तो असर होता है। नहीं इकबाल भी इनको पूरा करने फिर इस पे आपने हमसे सवाल जरूर करना है, क्योंकि हम स्लिप में इधर उधर फील्डिंग करते हैं। सबसे ज्यादा कैचेस यूनुस खान के हैं, डिबेट करते हैं, बात करेंगे। नहीं ये तो नाइट प्रैक्टिस, देखें अक्सरियत में जो कैचेस गिरे हैं ना वो नाइट मैचेस में गिरे, और बाउंड्री पे जो गए, ये तेज वाला तो चले गए, अभी एक आध मैच में गया है, बाकी हाई कैच जितने ड्रॉप हुए हैं और किसी को जज नहीं हुआ, वो हमारे लोकल प्लेयर्स हों या
तो ये लोग तो नाइट में अंडर लाइट्स प्रैक्टिस करते हैं ना, वहाँ कैचिंग की प्रैक्टिस नहीं करते। टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, इनको प्रैक्टिस कम मिलती है, मगर एज ए प्रोफेशनल ये रीजन नहीं है, और ये लेम स्किल। लेकिन ये धड़ाधड़ जो कैचेस, यही बोला, और एक टीम से नहीं है, दोनों तरफ से गिर रहे हैं, वो दूसरी टीम से भी गिरे हैं। मगर वही वाली बात है कि आपकी ये चीज मुस्तकिल हो रही है। 3 मैचों में आपके अगर टोटल करें 10 से ऊपर कैच गिर गए, तो टीम तो हारेगी ना। फिर बैटिंग बॉलिंग में आप स्ट्रगल करें, सिवाय पहले मैच के जिस तरह का आपने बैटिंग पावर हाउस किया और इतने पहाड़ जैसे रन किया और वो चेस हो गए, वहां से आप एकदम झाग की तरह बैठ गए के खिलाफ। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि उम्मीद है कि मुल्तान सुल्तान के पास अभी काफी टाइम है, मैचेस हैं, मगर अपनी मिस्टेक्स को रिकवर करें। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करें, बैटिंग ऑर्डर में चेंजिंग्स करें, इवन बॉलिंग में चेंजिंग्स करें। ठीक है, 101 पे 8 अब तो तकरीबन खत्म हो रहा है, 227 का। लेकिन जो आप फील्डिंग की बात कर रहे थे, मैं दोबारा उस तरफ आता हूँ। आप माशाल्लाह से पाकिस्तान के टॉप के फील्डर है, स्लिप में भी फील्ड आपने ज्यादातर स्लिप में किया है, आउटफील्ड में, स्लिप में, हर जगह में, पॉइंट में। आपसे पहले जावेद मियादाद, आसिफ इकबाल, क्या टॉप के फील्डर होते। रीजन क्या समझते हैं यूनुस? देखिए, एक तो चलो मैं समझता हूँ कि जैसे माइकल ब्रेसवेल से कैच ड्रॉप हो गया, और वो तो बहुत अच्छा फील्डर है। अब्दुल समद ने बड़ी जबरदस्त इनिंग उसके बाद खेली। उसके बाद अगर मैं एक और मैच की बात करूँ, फखर जमान का जेम्स विंस ने एक पहले ओवर में ही कैच छोड़ा और फखर जमान ने जबरदस्त इनिंग खेली। ठीक है, कैचेस छोड़ते हैं, लेकिन मैं एक बात देख रहा हूँ, जो ये ग्राउंड फील्डिंग की हम बात कर रहे हैं ना, कि जहाँ भी हमारे अपने लोकल्स प्लेयर्स और यंग प्लेयर्स हैं, उनको अगर मैं कैचेस की बात करूं तो ये तो हमें नजर आ रहे हैं ना कि चलो कैच ड्रॉप हो गया, हम उसको हाईलाइट भी करते हैं, नजर भी आ रहा होता है। लेकिन अगर मैं ग्राउंड फील्डिंग की बात करूं तो उसमें बहुत सारे क्लैप्स मौजूद हैं, वहां पे बहुत सारा मिस्टेक होती है। उसकी वजह यह कि मैंने जितने भी हमारे फील्डर्स को देखा है, या तो अगर वो बाउंड्री पे भी हैं तो बिल्कुल जो है ना बाउंड्री से आ रहे होते हैं, उसके बाद वो बॉल को आने दे रहे होते हैं, चाहे वो स्लो बॉल हो चाहे वो तेज बॉल, वो आने देते हैं और वो उसको बैठ के पकड़ रहे होते हैं। जैसे आज अली रजा से एक चौका छूटा देखा आपने? जी बिल्कुल वो ऐसे कि वो बिल्कुल वो साइडवेज बैठ के बॉल उठाते हैं और उसके बाद जब फेंकते हैं तो 2 रन हो चुके होते हैं। अच्छा, फिर एक और वही वाली बात है कि जब इस तरह के ड्रॉप्स हो रहे होते हैं, मिस फील्ड हो रहे होते हैं, तो फिर फ्रस्ट्रेशन आती है बॉलर में। हमने आज देखा है कि अगर मैं बात करूं कि बॉलर्स की, डेविड विली काफी दफा वो जो है ना फ्रस्ट्रेटेड नजर आए और वो दिखा रहे, बार दिखा रहे थे। और मैं फिर वही बात करूंगा कि ये जो फील्डिंग है या इवन ये जो माइंड में टैक्टिक्स होते हैं लीडर के, वो आपको लेट डाउन करते हैं। और ये इतने ज्यादा हाईलाइट तो नहीं हो रहे होते, क्योंकि हम तो टाइम कम होता है, बैटिंग पे बॉल कर रहे होते हैं या बॉलिंग पे बात कर रहे होते हैं, या टॉस जीत के उस पर बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप हर मैच में देखोगे तो ये है, तो इसका अच्छा। और फिर दूसरी बात, ये जितने भी यंग प्लेयर्स हैं, कल भी हमने छोटी सी बात की थी कि ये जितने भी यंग प्लेयर्स हैं, अब तो अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे कोचेस मौजूद हैं, बहुत सारे जो है मेंटोर्स मौजूद हैं, डोमेस्टिकली बात कर रहा हूँ, और वहां पे पिक हुए हुए फील्डिंग कोच भी है, बॉलिंग कोच भी हैं, बड़े मेंटोर्स भी मौजूद हैं। तो फिर ये क्यों नहीं ये पॉइंट एड्रेस होते हैं? इसकी वजह ये कि इस पे बाज़-औक़ात हम मेरे ख्याल ये काम तो कर रहे होंगे, लेकिन मेरे ख्याल इस पे ध्यान नहीं है। तो ये वो पॉइंट्स है जो कि आपने अलर्ट रहना है, और आपको जो यंग प्लेयर है उसको ये बावर कराना है कि भाई फील्डिंग बहुत मस्त है। इस पर हम मजीद बात करेंगे फील्डिंग के हवाले से, जिस तरह यूनुस खान जिक्र कर रहे थे। लेकिन आपको बताते चले कि क्लेयरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और इस वक्त तकरीबन शिकस्त के दहाने पर पहुंची हुई है मुल्तान सुल्तान की टीम, वो टीम कि जो सबसे आखिर में PSL में शामिल हुई। पहले 5 टीमें थी, फिर 6ठी टीम मुल्तान सुल्तान की थी और उस टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, चैंपियनशिप भी जीती। लेकिन आज क्या हो गया, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे जीत की धुन, एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। और इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान और उनके साथ पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। अब 5 ओवर्स का खेल बाकी रह गया है मुल्तान सुल्तान की इनिंग्स के, और 105 रन पर उनकी 8 विकेटें गिर चुकी हैं और तकरीबन राइटिंग इज ऑन द वॉल और शिकस्त जो है बिल्कुल सामने नजर आ रही है। लेकिन हम इस पर मजीद बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं टेलीनॉर वूहू मोमेंट। यूनुस, देखा आपने ये वूहू मोमेंट?
बाबर आजम, आप खुद बैट्समैन है, स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये जो इनका इन स्विंगर था डेविड विली का, जिस पर वो LBW आउट हुए, उन्होंने रिव्यू भी लिया इस पर, आप कैसे देखते हैं इस विकेट को? अंपायर ने जब रिव्यू में देखा तो बाबर आजम जो थे बिल्कुल पिट्टों के सामने थे। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो बैटर इसलिए रिव्यू लेते हैं क्योंकि उनके बैकफुट पे लगा है, हो सकता है कि वो स्टंप के ऊपर से चला जाए, बेल्स के ऊपर से चला जाए, लेकिन जो क्योंकि जैसे हमारी पिचेज हैं इसमें बॉल थोड़ा लो लगता है, लग जाता है स्टंप्स पे जाके रहता है, तो इस वजह से अंपायर ने जो आउट दिया तो और आखिर में अंपायर कॉल भी आई है क्योंकि जाके वो स्टंप्स को जाके हिट हुआ है। अगर ये देखेंगे पिच इन लाइन हुआ है, हिट इन लाइन है, और उसके बाद जो विकेट्स है वो अंपायर कॉल है क्योंकि वो बेल्स को जाके लगी थी, इसलिए बाबर आजम ने वहां पे एक चांस लिया, बनता भी था। अगर ये कोई और पिच होती तो शायद ये ऊपर से चला जाता। लेकिन अगर मैं बात करूं बाबर आजम की फॉर्म फ्लॉप होने की क्या वजह है? हमें सबको पता है कि देखें वो कभी एक दफा कवर में आउट हुए हैं, फिर स्लिप में आउट फ्लोर वन पे एक दफा स्लिप में आउट, और इन पिचेस पे स्लिप में आउट होना बड़ी बहुत करीब बात है। T20 में स्लिप में आउट होना बहुत अजीब सा लग रहा होता है, तो लेकिन जब आपकी फॉर्म नहीं होती तो फिर इसी तरह होता है। तो देखिए डिस्ट्रैक्शन को अलग करें, वो अपनी फोकस करें, और वही वाली बात है कि वेट जरूर है, इस वक्त सब्र करना उनको बहुत जरूरी है। तो इनिंग्स ओपन करें या नीचे आए? अब तो देखिए हम तो जो हमने ही इस प्लेटफॉर्म पे ये बात की थी, लेकिन हमने वो बात मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम के लिए नहीं, सबके लिए की थी। वो उनके लिए की थी जो कि मिडिल ऑर्डर में खेलते थे और वो ऊपर आए, सऊद शकील ऊपर आ गए, जी वो आए, तो हमने उनके लिए बात, क्योंकि इस टॉपिक पे तो बहुत सारी बात हो चुकी है ऑलरेडी कि बाबर आजम क्यों ओपन करते हैं और मोहम्मद रिजवान क्यों करते हैं। और हमने कुछ दिन पहले ही कहा कि मैंने ही कहा था ये बात कि साइम अयूब, फखर जमान और साबजादा फरहान को खिलाएं, और उसके बाद जो है इन दोनों को मिडिल ऑर्डर में खिलाएं। उसकी वजह ये है कि ये टॉप के प्लेयर्स हैं, परफॉर्मेंस भी बहुत किए हुए, इन पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हुई है PCB की, और 4-5 साल से, और एक प्लेयर ने बहुत ज्यादा जो है ना अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है, वो इफ्तिखार। ठीक है, कहता है मुझे जी, क्योंकि मुझे इसलिए नीचे खिलाते थे कि वो मुझे जो 3-4 ओवर का बैटर हो गया था। इसी तरह हमने फिर एक बात की कि इरफान खान न्याजी को ये नहीं करना है। आज ठीक है, अब समद ने आज रन्स तो कर दिए, लेकिन वहां एक चांस मौजूद है, तो उनको भी ये करने का, अगर आप उनके पास 5 ओवर हैं, 6 ओवर हैं, तो उनको फिर वो 36 बॉलों के हिसाब से प्लान करना है। आज हुसैन तलत की बात कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा स्टार्ट लिया, लेकिन फिर वो आउट हो गए, तो अच्छा उसकी शायद उस वक्त रीजन कुछ और थी, जैसे हमने एड्रेस किया कि वो 14-15 ओवर खेल लेते थे और बाद में फिर उनके लिए एक रोल दिया होता था, लेकिन अब वो रोल चेंज हो रहा है क्योंकि जितने भी टॉप की टीम्स है, बॉलर्स है, वो आपके खिलाफ प्लान बना के आते, तो मेरे ख्याल से आपको वन डायमेंशन बैटर बॉलर नहीं बना। लेकिन खुर्रम, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे, मुश्ताक अहमद ने कहा बाबर आजम के बारे में कि बाबर आजम जो रन्स स्कोर नहीं कर रहा, उसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये कि उसको कप्तानी से हटा दिया गया, दूसरे ये कि उसे T20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया, जिसकी वजह से वो नफसियाती तौर पर दबाव का शिकार है। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? और सर मैं एक और भी आपके क्वेश्चन डालूंगा, जो मुश्ताक अहमद है वो कौन सी टीम के? पेशावर ज़ल्मी के साथ है। किस टीम के साथ है वो? ज़ल्मी के साथ। तो बस अब आप इसका उनकी टीम के हैं इसलिए कह रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे खुर्रम? नहीं, मैं इन चीज़ों से मैं इन चीज़ों से एग्री नहीं करता। ये बहुत मीठा सा एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि कोई बात नहीं है, आगे बढ़ जाओ, हम देख लेंगे। प्रोफेशनल को ये चीज़ें देख नहीं देती। कप्तानी से ये पहले आदमी नहीं दुनिया के जिनको हटाया गया और बुरी परफॉर्मेंस पर हटाया गया। टीम ने कोई रिजल्ट नहीं दिया था 6 साल में। इनके मन पसंदीदा लड़के थे, वो लड़के 6 साल कैरी किए इनकी मतलब से, इनके नंबर्स पे, इनके मेथड पे खेल लेते वो। उसके बाद भी अचीवमेंट्स नहीं आ रही थी, तो फिर बोर्ड ने मूव ऑन करने का सोचा। जो कहा जा रहा था रोटी ग्रुप जो है वो रोटी ग्रुप है, चाय ग्रुप है, या कोई सा भी ग्रुप है, मगर कहने का मकसद सिर्फ ये है पापे ग्रुप भी तो, हाँ पापे ग्रुप है या जो भी है, डब रोटी ग्रुप, कहने का सिर्फ इतना सा मकसद है। ये अफसोस होता है हमारे जो बड़े हैं ना, अगर ये चीजें वो कहते हैं ना, अफसोस होता है, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़ी अचीवमेंट्स की हैं पाकिस्तान के लिए, और ये बातें जेब नहीं देती। बल्कि उसको यूनुस भाई ने सही कहा, उसको गेम पे फोकस करना चाहिए, अपने गेम पे, एक्सक्यूजेस देने के। और देखें बड़ा आसान है, ये चीज़ों से आपको धक्का दे के आगे बढ़ा देना बहुत आसान है, और ये धक्का भी काफ़ी टाइम से हो रहा है। अब लोग बोल रहे हैं भाई कुछ और सोचो, मैं रियलिस्टिक बात बता रहा हूं, नई चीज़ लाओ मार्केट, क्योंकि बहुत 3 साल हो गए इसको बैक करते हुए, कंसिस्टेंसी इसकी थी, अब नहीं है। लास्ट 2 ईयर से इसको काफ़ी स्ट्रगलिंग फेस करनी पड़ी। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं ये वो बेहतर जानते हैं। मैच खत्म हो गया, 107 पे ऑल आउट। ज़ल्मी के आप कैप्टन हैं, पाकिस्तान टीम के गिर्द आपके रहते हैं, आप
ड्रॉप भी होते हैं ना, तो आप डोमेस्टिक नहीं खेलते, डायरेक्ट घर से वापस टीम में आते हैं। इससे ज्यादा लेकिन प्रैक्टिस तो करते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया से आए थे तो एकेडमी में जाके नहीं प्रैक्टिस कर रहे थे। देखें प्रैक्टिस और सीजन चल रहा हो, काइजम ट्रॉफी, पेंटस ट्रॉफी, और आप ना खेलें, वो एक अलग चैप्टर है। मैच प्रैक्टिस अलग चीज है जी। यूनुस बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप मैच नहीं खेलते हो, डोमेस्टिक नहीं खेलते हो, डायरेक्ट घर से उठ के जी मेरे को रेस्ट दिया था और मैं टीम में जा रहा हूँ डायरेक्ट, तो यही आपका वीक। लेकिन इस वक्त है तो वो स्टार क्रिकेटर ना, उसकी परफॉर्मेंसेस को तो आप नजरअंदाज कर सकते हैं। हमने सर आंखों पे बिठाया हुआ है, मगर 2 साल हो गए ना, 2 साल हो गए। 2 साल में आप कहीं ड्रॉप नहीं हुए, रेस्ट कराया है। नहीं, आप टेस्ट सीरीज में नहीं रेस्ट कराया उनको, रेस्ट से मुराद कि ड्रॉप किया गया ना। अगर बड़े प्लेयर को थोड़ी कहेंगे कि इसको ड्रॉप कर दिया, टेस्ट करा। ये बड़ा मसला है हमारे पाकिस्तान की कल्चर का। विद रिस्पेक्ट, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, इसको ये कर देंगे ना, ड्रॉप कर देंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। भाई उसको ये रियलाइज कराओ, आप परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हो, आप वापस डोमेस्टिक में जाओ, परफॉर्मेंस करो ताकि वापस टीम में। शाहीन को भी तो यूनुस ड्रॉप किया ना इन्होंने जी, है? तो आप समझते हैं कि एक खिलाड़ी जिसकी चले पास की जबरदस्त परफॉर्मेंस है, बाबर आजम ने अपना डेब्यू 2015 में अगेंस्ट जिम्बाब्वे किया था। अब 10 साल हो रहे हैं उनको, 30 साल के माशाल्लाह हो गए, अक्टूबर में 31 साल के हो जाएंगे। उनकी परफॉर्मेंस, पास परफॉर्मेंसेस को देखते हुए आप क्या सजेस्ट करेंगे एज अ फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन? देखिए, मैं अगर सजेशन उनको बनती नहीं है बेसिकली, फिर भी आपकी राय, ओपिनियन मैं आपकी अपनी उसमें मैं आपको इसका एक एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ अच्छे तरीके से। देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि बाबर आजम को बहुत से हम जैसे एक्सपर्ट कहते हैं जी कैप्टनसी छोड़ दें, फिर हम जैसे ही बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि जी अपना बॉटम हैंड यूँ कर लें, टॉप हैंड यूँ कर लें, थोड़ा सा क्रॉस खड़े हो जाने की उनको ज़रूरत नहीं है, उनको पता है कि उनको क्या करना है। हाँ, हम ये बात करें कि अगर मैं इससे सिचुएशन में था तो मैं क्या करता था। देखिए, जब मैंने T20 खेलना शुरू की तो मेरे लिए भी बहुत कहते थे कि जी ये T20 का इतना अच्छा प्लेयर नहीं है। तो मेरी परफॉर्मेंस T20 में आपके सामने है। और उसके बाद हमने वर्ल्ड कप जीता 2009 का 21 जून 2009। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, वाइजली डिसीजन किया, मैं रिटायर हो गया। तो ये तो कई आपने वाइजली डिसीजन तो नहीं किया ना, उसके पीछे भी तो कई वजूहात थी। वो इसीलिए कि लोगों ने किताब पे हाथ रख के कसम खाई। नहीं, वो तो बाद में जो कुछ हुआ ना, वो तो 2009 में हुआ। आप जब वो चैंपियंस ट्रॉफी गए थे साउथ अफ्रीका, वो इस चैंपियन ट्रॉफी तो इसके बाद है ना। नहीं, T20 वर्ल्ड कप जीते आपके बाद साउथ अफ्रीका। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, जो हाथ रखा वो तो 2009 के वर्ल्ड कप के बाद रखा ना, वो तो बाद की बात है। और उस वक्त मैं T20 में छोड़ चुका था। आप एक बात समझे, ठीक है? वो इसीलिए कि मैं कभी भी बहुत बड़ा फैन नहीं रहा T20 का। मैं कभी भी, मैं खुद भी, मैं हमेशा, अगर मैं IPL की बात कर लूं तो जिस वक्त IPL में खेल गया, मैं एक IPL खेला, उसके बाद फिर मैंने रिफ्यूज किया। मैंने खुद 2008 की IPL जी, उसके बाद मैंने खुद रिफ्यूज किया। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे अगले साल नहीं आना। राजस्थान की टीम के जी, और हम विनर थे उसके बाद। और उसके बाद हम विनर थे। और मैंने उसके लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो T20 का जो गेम है ना, ये यंगस्टर का गेम। और जिस वक्त मैं 2009 में जब मैंने T20 खेलनी शुरू की, मैं पहला T20 भी खेला पाकिस्तान के लिए 2006 में, वो जो ब्रिस्टल में जी अगेंस्ट इंग्लैंड जी, अगस्त 2006 2006 में मैं वो मैच भी खेला हूँ। और लेकिन ये कि मैं कभी भी इतना T20 का खुद अपनी बात कर रहा हूँ, मैं वैसी बात नहीं करूँ। गुड एंटरटेनमेंट है इसमें, आपकी स्किल्स, नर्व चेक हो रहे होते हैं, स्किल्स चेक हो रहे हैं, आपकी टेक्निक हो रही होती है। और इसीलिए फिर मजबूरन जो मिडिल ऑर्डर के बैटर हैं वो ओपनर आ रहे होते हैं, और बाज का ओपनर के जो बैटर है वो नीचे जा रहे होते हैं। मेरे ख्याल से देखिए, ये वैरायटी मेरी ये है। मैं अगर अपनी बात यहाँ कर लूँ ना, कि अगर मैं यूनुस खान हूँ, मैं अगर इस वक्त इसी तरह मेरी फेल ना हो रहा हूँ, तो मैं बेसिक्स पे आऊँ। वो बेसिक्स क्या है? वो बेसिक्स ये है, मुश्किल है बेसिक्स। इसलिए बेसिक्स आप ये आना मुश्किल है कि आप रन बॉल खेलो पावर प्ले में। तो मेरे ख्याल से अगर वो कहीं 1 डाउन 2 डाउन, कुछ तो उनको करना है, कुछ प्लेस ऊपर नीचे करनी है। अगर वो करते हैं, मिडिल ऑर्डर में ट्राई कर सकते हैं। अगर वो करते हैं तो शायद वो हो जाए। लेकिन ये डिसीजन उनका खुद लेने का है, क्योंकि इतने स्टार प्लेयर हम देखें, हमने उनकी परफॉर्मेंसेस तुमसे ले नहीं सकते वो, और परफॉर्मेंसेस कर चुके हैं। तो ये उनको खुद डिसाइड करना है कि उनको क्या करना है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, और ये बताते हुए कि क्लेयरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ये आपको बता दें कि 107 रन पर ऑल आउट हो गई जो है मुल्तान सुल्तान्स की टीम। मुसलसल तीसरी शिकस्त है मुल्तान
मुल्तान सुल्तान्स की। कराची में तो 234 रन करके कराची किंग्स के खिलाफ वो हार गए, जहां जेम्स विंस ने सेंचुरी बनाई। तो मुल्तान सुल्तान्स पर अब जो ऐसे बादल मंडरा रहे हैं, उन पर खदशात के बादल मंडरा रहे हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे जीत की धुन एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में यूनुस खान और खुर्रम मंजूर, इन दोनों के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के 250 से जायद टेस्ट क्रिकेटर्स हैं। 16 अक्टूबर 1952 को पाकिस्तान ने अपना पहला टेस्ट मैच फिरोज शाह कोटला ग्राउंड नई दिल्ली में खेला, जिसका अरुण जेटली स्टेडियम नाम हो गया। लेकिन उसके बाद से लेकर 250 से ज्यादा, और ये वो दोनों ऐसे क्रिकेटर्स हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की सब कैप अपने सर पर सजाई। हम गुफ्तगू इस सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स की टीम जो है वो 16वें ओवर में ढेर हो गई। यूनुस, आपसे शुरू करूं कि ये 16वें ओवर में मुल्तान सुल्तान इतनी मजबूत बैटिंग लाइनअप क्या हो गया? नहीं, फाइट करनी चाहिए, है ना? देखिए फिर मैं वही वाली बात कर रहा हूँ कि वन डायमेंशन टीम ना बने। टॉस जीते हैं, पहले बैटिंग करें और आप जो है ये नहीं करें कि अब आपको आगे जाके ना ये जो प्ले ऑफ आएंगे तो उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन करने पड़ेंगे। तो रन रेट भी तो कम हो गया इनका। जी देखिए, अब शुरू में पहले क्या हो रहा था, टॉस जीते, बॉलिंग करें और चेस करें। अब मैं ही अपनी बात को जो है दोबारा रिवर्स कर रहा हूँ कि ये नहीं करें। आप अब आगे जाके जब प्ले ऑफ आएंगे या उससे पहले जब आपके कोई आखिरी जब आपने क्वालिफाई कर लिया हो, कुछ ऐसा सिचुएशन हो, सिनेरियो हो, तो इस दफा इन पिचेस पे अगर मुश्किल है तो आप चेस करें, ताकि ये ना हो कि वो आप अगर आप टॉस हारोगे तो आप क्या मैच हार जाओगे। तो इसलिए आज चेस तो किया ना उसने? नहीं, आज भी ज़ल्मी ने टॉस जीत के बैटिंग की, बैटिंग की जी, तो इसलिए चेस करना मुश्किल हो गया। और ये चेंज कब हुआ था, अगर आपको याद हो, दूसरे या तीसरे मैच में हमने ही कहा था ये कि ऐसा नहीं करें, वन डायमेंशन टीम ना बने। तो मेरे ख्याल से ये होगा, लेकिन फाइट करनी चाहिए। उसकी वजह ये कि देखिए, आपने एक ही स्टाइल से नहीं खेलना कि अगर आपकी पावर प्ले में रन, जबकि आज तो पावर प्ले में रन हो भी गए थे, ऐसा नहीं था कि पावर प्ले में रन नहीं हुए, लेकिन वो जो मिडिल का फेज आता है ना, मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि वहीं से टीमें जो है ना वो पीछे हो जाती है। अगर पहले इनिंग की मैं उसकी बात करूँ तो यहाँ पे कुछ स्टैट्स मौजूद हैं कि 3 ओवर के बाद अगर मैं बात करूँ तो ये जो 3rd ओवर में जो है ना सेकंड आउट हुआ है, उसके बाद अगर मैं पेशावर ज़ल्मी की बात करूँ तो उन्होंने हर चौथे ओवर में 21 रन, फिर 5वें ओवर में 11 रन, 6ठे ओवर में 25 रन। ये क्या इंडिकेशन दे रही है कि जब बीच में, जब आपके मिडिल फेज में जब आपके पास पार्टनरशिप होती है तो कहीं जाके ग्रैंड टोटल जो होता है वो 200 प्लस होता है। तो इनका 227, तो इसलिए इनका ये ग्रैंड टोटल, तो मिडिल में आप जो है स्ट्रगल ना करें। और अब ये देखें पॉइंट्स टेबल, अब -2.94 का जो नेट रन रेट है मुल्तान सुल्तान का, उन्हें बड़ी जिद्दोजहद करना पड़ेगी वापस ऊपर की तरफ आने में टॉप 4 टीम्स में, क्योंकि 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी। और जिस तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड का 2.9 का, फिर लाहौर कलंदर्स का +2 का, बाकी टीमों के सबके माइनस के हैं। आप समझते हैं कि मुल्तान सुल्तान की पिक इस मरतबा अच्छी नहीं हुई थी, या अगर पिक अच्छी नहीं हुई थी तो कॉम्बिनेशन अच्छा बनाने में कामयाब नहीं हुई? नहीं, मुझे ऐसा लगा ड्राफ्ट से थोड़ी बहुत गलतियां की हैं और वो उसकी वजह से कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। और मैंने अभी उनकी बेंच भी देखी तो उसमें मुझे एहसानुल्लाह दिखा। ये ऑप्शन बुरी नहीं है, लोकल लड़कों में आप उसको कराएं, हंगरी है, 2 साल से 1.5 साल से बेंच पे उसने नहीं लिया, जावेद ज़ल्मी ने, तो उन्हीं की बात कर रहा हूं, ज़ल्मी की बात कर रहा हूं। तो मैं मुल्तान सुल्तान को समझ रहा था। नहीं, मैं ज़ल्मी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखें ज़ल्मी ना अभी एकदम से आज का मैच जीता, थोड़ा बूस्ट मिला है, अभी के ना आने से भी फर्क पड़ा है इतना। देखें, खेलना तो प्लेयरों ने ना, कोचिंग तो एक मेथड बताती, यूं कर लो, इम्प्लीमेंट कर, डिस्प्ले प्लेयरों ने। और इधर वो नहीं है, एंडी फ्लावर भी जबरदस्त किस्म का, सी बात है। मगर मुझे ऐसा लगता है इकबाल भाई, जो आखिरी की 3 टीमें है ना, 4 टीमें जिनका आपस में मैच पड़ेगा आखिरी 2 टीम 3rd और 4th पोजीशन के लिए, जिसमें कराची को आप सही अच्छी परफॉर्म कर रही है, क्रिकेट अच्छी खेल के जीत रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, वो बैटिंग उन्होंने अच्छी की है, दोनों मैचों में जीत गए। जिस दिन बैटिंग टॉप 3 क्लैप करे वो मैच हार जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरी टीम है, क्रिकेट अच्छी खेली, उन्होंने गलत साबित किया और वो 2 मैच जीते।
वो टॉप नीचे से बॉटम के 4 में आते हैं, इनको जीतना पड़ेंगे 2-3 मैच कंटिन्यू, तो ये सेफ जोन में जाएंगे, वरना ये जो चौथी पोजीशन है ना, क्योंकि कोयटा 2 सरप्राइजली मैच हार गई है, कोयटा टीम बुरी नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा, नंबर बैटिंग होके जो बहुत ज्यादा आउट हुए हैं, तो ये चीजें जो है ना ये थोड़ा देखना पड़ेगा। क्या सऊद शकील इनिंग्स ओपन करेंगे अभी भी? अब तो करेंगे ही। पिछले मैच में वो 33 पे नॉट आउट हुए थे, बैट कैरी किया था उन्होंने। देखिए बार बार ये बात कर रहे होते हैं, हम प्रेशर नहीं डाल रहे किसी पे, प्रेशर डालना भी नहीं चाहिए, हमारे अपने प्लेयर्स हैं, लेकिन देखिए वाइजली डिसीजन करें। अगर सऊद शकील, मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है, मैं अभी मिर्जा इकबाल बेग बन रहा हूँ कि अगर सऊद शकील जो है अगर वो कैप्टन नहीं होते तो जगह बनती? नहीं जगह की बात नहीं, कौन से नंबर पे खेलते हैं? कहाँ खेलते हैं? मेरी राय में नहीं, नीचे मिडिल में तो या तो वन डाउन खिलाते या तो ऑप्शन ये इसके अलावा नहीं है। नहीं देखिए वही वाली बात मैं कह रहा हूँ ना, अगर शादाब खान, फिर वही एक और जाता हूँ, शादाब खान कैप्टन ना हो तो कौन से नंबर पे बैटिंग करेंगे? बॉलिंग की बात नहीं करेंगे। अगर मुझसे पूछें विद रिस्पेक्ट, उसकी टीम में भी जगह नहीं मिलती। नहीं अभी तो देखिए ये तो हमारी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। सही देखिए 20 मैच खेलेगा और एक में तो रन करेगा ना, आउट करेगा। अगर हम कोई भी यहाँ बात करते हैं तो ये हमारी पर्सनल ओपिनियन है, सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, ठीक है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि इकबाल भी आप बताएं कि शादाब खान कौन से नंबर पे बैटिंग करेंगे अगर वो कैप्टन ना हो तो? आप बताएं। बिल्कुल यही नंबर, तो फिर वो क्यों नंबर 4 आ रहे हैं? तो मैं यही मैं बात कर रहा हूं कि अगर, और फिर आपने ये क्वेश्चन किया कि अगर भाई यूनुस खान साहब अगर वो ये यहाँ पे परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे सेलिंग होगी उनकी? तो उनकी स्किल क्या है? बॉलिंग ऑलराउंडर, ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर और ही इज अ बैटिंग ऑलराउंडर। बॉलिंग ऑलराउंडर ना, वो आए भी 2017 में जो आप जा रहे थे, जब वो आए थे ना वेस्ट इंडीज के। देखिए बॉलिंग में अगर वो है तो आप जो हमने बॉलिंग का चार्ट देखा, अच्छी बात है कि वहाँ हमें नजर आए टॉप 5 में, वहाँ टॉप 5 में नजर आए हैं। अब उनको अपनी बॉलिंग पे और कमांड आनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं नेशनल टीम की बात करूँ तो अभी तो हमारे वो वाइस कैप्टन भी हैं, तो वाइस कैप्टन है तो उनको वो अपनी वही वाली बात कि वो जाएं, अगर वो इतने ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं तो वो जैसे लास्ट मैच में जो लास्ट उनकी टीम का जो आखिर में नीचे आके किसने रन्स किए हैं, 30-35 रन्स किए हैं, जिसकी हमने बात भी की है। इस्लामाबाद यूनाइटेड? नहीं, इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो एक बैटर है जिसकी हमने उस दिन बात की है, वो तो नहीं, जो हमारे लोकल प्लेयर जो है जिसकी जेसन होल्डर के साथ पार्टनरशिप हुई है, हैदर अली। तो हैदर अली की तरह आए वो, मैं फिर बात कर रहा हूँ, वो 15 बॉलें खेलें, हैदर अली की तरह 14-15 बॉलों पे 30-35 ना करें, 25 तो कर सकते हैं ना, तो फिर वो मैन ऑफ द मैच भी होंगे। और उनकी और नहीं, उनकी जगह तो खैर वैसे ही बन रही है। लेकिन मैं ये सवाल पहले खुर्रम से करूं, फिर आप जवाब दीजिएगा कि अगर पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट होती है, सुफियान मुकीम भी है लेफ्ट आर्म स्पिनर, अबरार अहमद भी है, तो उन दो के होते हुए क्या शादाब खान आ जाएंगे टीम में? कितनी दफा ऐसा हुआ? 15 रुकनी टीम की बात कर रहा हूँ मैं। कितनी दफा ऐसा हुआ है कि इन दो में से ड्रॉप किया गया है, सिर्फ शादाब को कंपलसेट। वो तो सुफियान को आखिरी मैच खिलाया गया ना, यही तो बोल रहा हूँ ना। तो यूनुस आपकी क्या राय है पाकिस्तान टीम की? जिस तरह मैंने आपसे पूछा था कि जब साइम अयूब और वो वापस आ जाएंगे, फखर जमान, तो एज एन ओपनर साहबजादा फरहान आ जाएंगे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस। इसी तरीके से स्पिन बॉलिंग के शोबे में अगर देखा जाए सुफियान मुकीम और अबरार की जगह बनती है, तो क्या शादाब खान भी उस टीम में होंगे? रखें आप, क्यों रखें? एज ए ऑलराउंडर रखो ना, लेकिन एज ए ऑलराउंडर अगर आप रख रहे हो तो फिर वो परफॉर्म भी एज ए ऑलराउंडर करें ना। अगर वो 4 नंबर आते हैं, 4 नंबर आए, 1 डाउन आ जाए, लेकिन फिर परफॉर्म भी करें ना। ये नहीं करें कि 11 बॉलों पे 14-15 रन करके आप आउट हो जाओगे पीएसएल में, तो ये एग्जाम्पल आप सेट नहीं कर रहे हो। देखिए पास्ट में भी ऑलराउंडर्स थे, इमरान खान थे, फिर उसके बाद वसीम अकरम ऑलराउंडर बने, फिर अब्दुल रज़ाक ऑलराउंडर बने, फिर शाहिद अफरीदी ऑलराउंडर बने, अजहर महमूद भी ऑलराउंडर बने, ठीक है। इस तरह मैं मोइन खान की भी मैं ऑलराउंडर की बात कर लेता हूँ, क्योंकि वो भी विकेट कीपिंग करते थे, वो भी एज ए ऑलराउंडर खेलते थे, तो परफॉर्म भी तो करते थे ना। तो फिर आप ऐसे करो कि आप अपने शादाब खान के लिए बड़ा ईजी है। देखिए अगर आप ऑलराउंडर हो तो आपके लिए तो बड़ा इजी है कि आप आउट करें, बैटिंग करें, और आपके वो चार्ट में बहुत सारे जो है ना परफॉर्मेंस अवार्ड्स हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये नहीं हो सकता कि आप जैसे पास्ट में भी होता रहा है कि इफ्तिखार अहमद 7-8-9 नंबर पे खेल रहे हैं, उससे पहले उनसे पहले शादाब खान आ रहे हैं, इमाद वसीम आ रहे हैं, तो वो क्या हुआ, आज इमाद वसीम भी टीम में नहीं रहे, शादाब खान भी स्ट्रगल कर रहे हैं और इफ्तिखार अहमद का है बाहर हो गए।
जबकि वो तो अच्छे उनकी द्वारा परफॉर्मेंस देखे तो वो और सही गिला करते हैं। तो इसीलिए देखिए आपने कोई ऐसा डिसीजन कर, यही हम बात कर रहे हैं सऊद शकील के लिए कि सऊद शकील अगर ओपनिंग कर रहे हैं तो कल कलां को तो बाकी भी खड़े हो जाएंगे जगह सऊद शकील की अगर रन वन कर दिए तो कहां बनेंगे। तो फिर मैं वही बात कर रहा हूं ना कि ये देखिए आप डिसीजन करो वाइजली ताकि जो कि सबके लिए बेनिफिशियरी हो। इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से पूछेंगे, जिस तरह हमने सजेस्ट किया था कि कप्तान जो है इस HBL PSL में वो खुद ओपन आ रहे हैं। जैसे बाबर आजम की एग्जाम्पल दी हमने, मोहम्मद रिजवान की एग्जाम्पल दी, सऊद शकील की एग्जाम्पल दी, फिर शादाब खान खुद ऊपर आ रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे, बाबर आजम जो है वो कप्तान है पेशावर ज़ल्मी के, वो भी ऊपर आ रहे हैं। तो इस पर हम मजीद बात करेंगे, इनसे पूछेंगे। राशिद लतीफ़ ने उसी पॉइंट को लेकर के उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, ये बताते हुए कि क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट। हम ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। और आज जो मैच खेला गया रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स की टीमों के दरमियान 120 रन के एक बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की। आज पेशावर ज़ल्मी की टीम ने, मुल्तान सुल्तान्स की टीम बिल्कुल बिखरी बिखरी नजर आई है। पेशावर ज़ल्मी की इस फतह में उनके राइट आर्म फास्ट बॉलर अली रजा ने, जो पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, साउथ अफ्रीका में खेले गए वर्ल्ड कप में, अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। यूनुस, कैसे देखते हैं एक यंगस्टर और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो आकर परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी टीम की फतह में रोल प्ले कर रहा है, जिस तरह से अली रजा ने आज बॉलिंग की। दुबले पतले हैं, अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये जिम विम जाएंगे तो उनका वेट भी और बढ़ेगा। नहीं, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। उनका पेस मैं देख रहा हूँ, उसमें पेस में उनके पास वैरायटी मौजूद है और उन्होंने जो आउट किए हैं वो भी टॉप के बैटर्स को आउट किया है। और ख़ास तौर पे जब ये इस तरह की बॉलिंग होती है तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपके यंगस्टर आपकी अपनी ही लीग में परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और ये बड़ा अच्छा साइन है इस लीग के लिए। इनकरेजमेंट होती है जब यंग प्लेयर आपकी परफॉर्म करते हैं। क्योंकि वजह ये अच्छी बात है कि अली रजा जैसे प्लेयर जब बाबर आजम के साथ खेल रहे हो, साइम अयूब के साथ खेल रहे हो और कामरान गुलाम को आउट कर रहे हैं, उसके बाद वो मोहम्मद रिजवान को बॉल कर रहे हैं, उसके बाद जो ओवरसीज टॉप के प्लेयर्स आए हुए हैं और फिर जिस तरह अलजारी जोसेफ की हम बात करें तो वो उनके लिए रोल मॉडल हो सकते हैं क्योंकि उनकी पेस, उनकी वैरायटी और जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि यंगस्टर जब इस तरह की परफॉर्म कर रहे हैं। यूनुस ने बात की कामरान गुलाम, क्या हो गया? कामरान गुलाम पाकिस्तानी टीम से जब से ड्रॉप हुए हैं, हालांकि डेब्यू में उन्होंने सेंचुरी की थी। कामरान गुलाम ने डेब्यू में पिंडी में सेंचुरी की थी, उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं रही। एक तो कामरान गुलाम का जवाब दीजिए, दूसरे आरिफ याकूब आपके साथ खेले राइट आर्म लेग स्पिनर, उनकी बॉलिंग के बारे में। पहले कामरान गुलाम की बात कर ले। कामरान गुलाम तकरीबन आज मैं देख रहा था 24 मैच खेल चुके हैं PSL के और ऐसी कोई भी परफॉर्मेंस नहीं जिसपे उनकी वजह से कोई भी फ्रेंचाइज सिंगल हैंड मैच जीती हो। विद रिस्पेक्ट, प्लेयर बहुत अच्छा है, अच्छा पैकेज है, बॉलिंग भी कर लेता है, फील्डर गुड है, नंबर का इशू नहीं है, मगर शॉर्ट फॉर्मेट में स्ट्रगल करते हुए बॉलिंग कहां कराते हैं उससे कोई लेफ्ट आर्म स्पिन डोमेस्टिक में करता है, प्रॉपर करता है, T20 में नहीं कराता, वाइड बॉल में करता है, 4 डे में नहीं करता और सही है। मगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुस्तकिल बैक करना, उनको चांस मिलना और उसके बाद आप अवेल नहीं कर रहे हो, आप दूर हो जाओगे। ठीक है, पहले ये गिला था कि इन्हें चांस नहीं मिल रहा, इसके साथ ज्यादती हुई थी। आप देखें, नहीं डोमेस्टिक का रिकॉर्ड बनाया था, सबसे ज्यादा रन खाइजम ट्रॉफी में किए। इन दी एंड रिवॉर्ड मिल गया ना, आप आए डेब्यू में 100 की, आप टीम के साथ लग गए, मगर आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे ना तो लोग पिछला भूल जाते हैं। और आरिफ याकूब को क्या कहेंगे? आरिफ याकूब लास्ट ईयर की प्रोडक्ट है और ये हमारे जो इकबाल इमाम है वो ढूंढ के लाए थे और ये मल्टीनेशनल के मैचेस बहुत खेलते थे और कराची से इन्होंने परफॉर्म किया, जो हम लास्ट ईयर चैंपियन हुए थे नेशनल T20, वहां से ये नजर में आए। उसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप आगे जाते रहे। इस दफे नेशनल T20 में बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। इनकी बॉलिंग में लास्ट ईयर जिप नहीं था, अब अभी इन्होंने फिटनेस पे बहुत काम किया है, खास तौर जब से चैंपियंस कप के नाम के जो लड़के स्क्वाड निकले हैं उसमें जब से गए तो फिटनेस पे काफी काम किया, वेट कम किया है, शेप में आए, बॉलिंग में जिप आया इनकी, तो वो दिख भी रहा है।
यूनुस, हाँ, आपकी क्या ओपिनियन है? नहीं, अच्छा पहला मैच में आके परफॉर्म करना एक अच्छा साइन है, और ऐसे टाइम पे परफॉर्म करना जब आपकी टीम को आपकी परफॉर्मेंस की ज़रूरत हो, तो ये एक अच्छा साइन है। ये अली रज़ा की बात करूँ, आरिफ याकूब की बात कर लूँ, ये एक अच्छी बात है। पेशावर ज़ल्मी ने फाइनली वो जो हम एक बात कर रहे थे, इनके पास स्पिन अटैक में ऑप्शंस नहीं है, तो ये और नजर आए। वो मेहरान मुमताज भी, जी हाँ, मेहरान मुमताज को नहीं खिलाया अभी तक, वो उनको नहीं खिलाया। लेकिन ये कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब इस तरह के आपके यंगस्टर आके परफॉर्म करते हैं तो उनके लिए भी अच्छा है, फिर आपकी टीम के लिए भी अच्छा है। और जब आप टाइमली परफॉर्म करते हो तो इस तरह फिर आपका और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप एक स्टार प्लेयर बनते हो, और ये इसका फ़ायदा जो है ना वो सबको हो रहा है। और वही वाली बात करें, PSL में जब यंग परफॉर्मर्स परफॉर्म करेंगे, और जो आपके अपने लोकल प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी है, इसीलिए हम बार बार बात कर रहे हैं कि फ़खर जमान, वो जो बाबर आजम परफॉर्म करें, और हमें कितनी खुशी हो रही, साहबजादा फरहान परफॉर्म कर रहे हैं और टॉप पे हैं, तो हमें कितनी खुशी हो रही। इसी तरह जब हमारे लोकल प्लेयर्स, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो अभी इंटरनेशनल नहीं खेले हो, जब वो परफॉर्म करते हैं तो बड़ा अच्छा होता है हम सब के लिए। इसके साथ ही आपको ये बताते चलें कि कल कराची किंग्स की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के मद्दे मुकाबले होगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम नाकाबिले शिकस्त है। कल नेशनल स्टेडियम कराची में दोनों टीमें खेलेंगी, और कराची किंग्स की टीम ने PSL के मुंतज़मीन को कहा था कि ये उनका होम ग्राउंड है, उनके होम मैचेस जो हैं वो कराची में रखे जाएँ। तो अब वो अपना तीसरा मैच खेलेगी कराची किंग्स की टीम, बल्कि चौथा मैच, और अब देखते हैं कि कल क्या नतीजा बरामद होता है। कल एक मरतबा फिर यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, ये बताते हुए कि क्लियर मैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। मिर्जा इकबाल बेग, यूनुस खान, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।